तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे, होने भी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा। बस आप इतना ध्यान रखें कि हमारा ये चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता। ये तो बस आपके प्यार और मनोरंजन का भूखा है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दरअसल दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुन आपकी रूह कांप उठेगी। और साथ ही दोस्तों, यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भूत प्रेत पर यकीन नहीं है तो मेरी बात माने तो कभी भी उनकी बातों का मजाक ना बनाएं, क्योंकि दोस्तों क्या पता किस वक्त किसी के साथ क्या हो जाए। दरअसल दोस्तों, ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ कुछ समय पहले ही एक ऐसी घटना घटी जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह बस मन ही मन यही सोचता रहा कि उसने अपनी जिंदगी में शायद बहुत बड़ी भूल कर दी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला आयुष सिंह, जो कि अपने परिवार के साथ शांत व सुशील जिंदगी जी रहा था, परंतु जाने अनजाने में उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसका अंदाजा उसे नहीं था कि अब उसे और उसके परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब आयुष का क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया था। दरअसल आयुष को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाने के कारण वह बहुत खुश था। इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने रात घर से बाहर निकल गया। उन सब ने बहुत मजे से पार्टी का आनंद लिया और जब सब लोग आपस में बातें करने लगे तो बातों ही बातों में उसके दोस्तों ने भूत प्रेतों की बात स्टार्ट कर दी। आयुष को ना ही इन भूत प्रेतों की बातों पर यकीन था और ना ही वो इन सब चीजों में मानता था। वह बस उनकी बातें सुन रहा था, परंतु थोड़ी देर बाद वह बातों का मजाक उड़ाने लगा, उल्टे उल्टे शब्द दोहराने लगा। और जब वह अपने घर की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ता बहुत सुनसान था और सब कुछ डरावना सा लग रहा था। उस समय उनकी नजर जमीन पर पड़े एक नींबू पर पड़ी, जिसमें किसी ने लाल टीका लगा के रखा था। उसके दोस्तों ने कहा, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें घर चलना चाहिए। परंतु आयुष के अंदर कुछ मस्ती भरी हुई थी और वह चिल्ला चिल्लाकर भूतों को गालियां देने लगा और जमीन पर पड़े उस नींबू पर लात मारने लगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, पर वह किसी की एक नहीं सुन रहा था। वह बस उस नींबू को अपने पैरों तले कुचलने लगा। इसके बाद दोस्तों, वहां पर तो किसी को कुछ नहीं हुआ, परंतु आयुष नहीं जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों, इसके बाद थोड़ी देर बाद वह सब अपने अपने घर को चले गए, परंतु परेशानी तो अब आने वाली थी। जब आयुष अपने कमरे में पहुंचा और सोने लगा तो उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज किसी लड़की के रोने की थी। आयुष एकदम से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा तो उसकी नजर अपने कमरे के एक कोने पर पड़ी, जहां एक लड़की मुंह नीचे कर सिसक रही थी। यह सब देख आयुष की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह अपने बेड से हिल भी नहीं पा रहा था। यह सब पहली बार उसके साथ होने जा रहा था। उस वक्त उसे डर लगने लगा था और वह कोने में मुंह नीचे करी हुई लड़की लगातार रोए जा रही थी। रोते रोते ही वह अचानक उठी और वह आयुष की तरफ बढ़ने लगी और पलक झपकते ही वह आयुष के सीने पर बैठ गई और इसके बाद वह उसका गला दबाने लगी और लगातार बस एक ही बात दोहराने लगी कि मार दूंगी तुझे, तू अब नहीं बचेगा। आयुष इतना सब देखकर बेहोश ही हो गया और इसके बाद उसकी आंख सीधा सुबह ही खोली। आयुष को जब पूरी तरह होश आया तो उसने अपने घर वालों को बताना चाहा, पर वह कुछ बता ही नहीं पाया। परंतु जब वह नहाने गया तो उस लड़की के हाथ के निशान आयुष के गले में साफ दिखाई पड़ रहे थे। यह सब देख वह घबरा गया और दोस्तों, इसके बाद से ही आयुष की तबीयत बिगड़ने लगी। वह रोज वही सपना देखने लगा और रोज यही कहता कि वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। उसका ऐसा बर्ताव देख आयुष का परिवार बिखर सा गया था।
वह सब अब बहुत परेशान हो चुके थे। आयुष की ऐसी हालत देख उसके सारे दोस्त समझ गए थे कि आयुष ने जो वह गलती करी यह उसका ही परिणाम है। आयुष के दोस्तों ने सारी बात उसके घर वालों को बताई। तब जाकर आयुष के घर वाले उसे बालाजी मंदिर ले गए। वहां घुसते ही बाबा समझ गए और आयुष के घर वालों को बताया कि यह वही आत्मा है जो इसे परेशान कर रही है। यह सब सुन आयुष के परिवार वाले बाबा के आगे प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, वहां जाकर आयुष थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा और बाबा ने उसको एक माला भी दी और कहा कि इसे अपने गले से कभी अलग नहीं करना और कभी ऐसा दोबारा मत करना। यह सब सुनकर आयुष समझ गया कि जाने अनजाने में उससे जो गलती हुई वह फिर ऐसा कभी नहीं करेगा और अब वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप कुछ भी करें, आप इन बातों पर यकीन करें या ना करें, परंतु ऐसा कुछ मत करना कि जिसकी भरपाई आपके साथ साथ आपके परिवार को भी करनी पड़े। आइए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं भी छत्तीसगढ़ से ही हूं। दरअसल बचपन में मैंने बहुत सी आत्माओं की कहानियां सुनी, परंतु मैं कभी ये नहीं जानता था कि इन कहानियों को सुनते सुनते कभी कोई हादसा हमारे साथ भी हो सकता था। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें बस मैं और मेरे माता पिता ही हैं। मेरे पिताजी स्टील प्लांट में काम करते हैं। अक्सर उनकी नाइट शिफ्ट होती है। हम आसानी से हमारा जीवन बिता रहे थे, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं और मेरा परिवार परेशानी में आ गए। दरअसल हमेशा की तरह रोज ऐसा ही चल रहा था। पिताजी रात को खाना खाकर 9:30 तक अपने ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे, परंतु उस दिन पिताजी को जल्दी जाना था तो वह 9:30 की जगह 8:30 ही काम के लिए निकल गए। वह रात हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला था। उस रात हम भी खाना खाकर जल्दी सोने लगे थे। काफी रात हो चुकी थी कि एक आवाज मेरे कानों में आई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मेरी आंखें खुल गई और जब मैंने वो आवाज ध्यान से सुनी तो वो और कोई नहीं, मेरे ही पिताजी की आवाज थी। वह लगातार मुझे आवाज दे रहे थे और दरवाजा खटखटा रहे थे। मुझे लगा पिताजी इतनी रात कैसे आ सकते हैं। मैंने अपनी माँ को उठाया तो माँ को भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, परंतु माँ ने भी यही सोचा कि वह इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकते हैं। परंतु फिर उन्होंने ज्यादा ना सोचकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी, परंतु हमारे दरवाजे पर बाहर देखने के लिए एक होल बना रखा था। वहां से सीधा बाहर दिखाई पड़ता था। जब मैंने देखा तो वह पापा ही थे। मैंने मम्मी को कहा पापा ही हैं, पर ना जाने क्यों मेरे अंदर एक ही बात बार बार आ रही थी कि उनका स्कूटर कहाँ है, क्योंकि घर से उनका ऑफिस 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर उनका स्कूटर रास्ते में खराब भी हो जाता था तो वह उसे छोड़कर नहीं आते थे। जब मैंने माँ को यह बात बताई कि पापा हैं पर उनका स्कूटर नहीं दिखाई पड़ रहा, तो माँ भी थोड़ा परेशान हो गई। उस समय मोबाइल ही नहीं था, सिर्फ टेलीफोन हुआ करता था। तो माँ ने पिताजी के ऑफिस फोन करा तो वह यह जानकर डर गई कि पिताजी तो अभी भी ऑफिस में ही हैं, तो बाहर कौन है। इसके बाद माँ ने सारी बात पिताजी को बताई। पिताजी ने कहा कि बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना और सीधा अपने कमरे में चले जाओ, कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना। दोस्तों, इसके बाद हम काफी डर गए थे, इसलिए हमने आसपास पड़ोस के लोगों को भी फोन किया। जब सब वहां आ गए तो वह जो भी था वह न जाने कहीं गायब हो गया, परंतु जब तक कोई नहीं आया तो वह लगातार बस आवाज ही मारता रहा और दरवाजा खटखटाता रहा। दोस्तों, वो क्या था ये तो मुझे नहीं पता, पर आस पड़ोस वालों का कहना था कि वह कोई छलावा था जो कि किसी का भी रूप ले लेता है और वह अपनी तरफ बुलाता है और क्या जाने फिर वो कहाँ ले जाता है। अच्छा हुआ आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद न जाने मुझे क्या हो गया था कि मैंने इन चीजों को जानने के लिए खुद को इसमें लगा दिया और यकीन मानिए आज मैं खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करता हूं। परंतु दोस्तों, मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर उस दिन मुझे वह स्कूटर वाली बात याद नहीं होती तो शायद मैं ये कहानी आप तक नहीं पहुंचा पाता। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ।
दोस्तों, अक्सर आपने जिन के बारे में तो सुना ही होगा कि वह कितने शक्तिशाली और कितने डरावने होते हैं। और तो और कहा यह भी जाता है कि यदि वह किसी के ऊपर प्रभावित हो जाए तो उसको अपने साथ ही ले जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान में रह रहे शायद कमर अली की मुंह बोली बहन के साथ, जिसका नाम सलमा था। और वह शायद कमर अली से 5 साल छोटी थी और वह बहुत ही प्यारी व खुश मिजाज थी। परंतु कोई कहाँ जानता था कि उनकी प्यारी बच्ची सलमा की जिंदगी में क्या होने वाला था। सलमा को अक्सर सजने संवरने का बहुत शौक था। वह बहुत खूबसूरत भी थी। वह अक्सर रोज नए कपड़े, नए परफ्यूम और न जाने क्या क्या लाया करती थी। वह नए नए कपड़े पहनती और रोज खुद को बहुत अच्छे तरीके से संवार लेती। वह सचमुच बहुत अच्छी दिखाई देती थी। इन सब के बाद उसकी अम्मी और उसका बड़ा भाई सलमान भी अक्सर उसकी तारीफ किया करते, परंतु उसकी अम्मी मन ही मन घबराती भी थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि ना जाने कब किसकी नज़र उसकी बच्ची को लग जाए। तो वह सलमा को यह सब करने के लिए अक्सर मना भी किया करती थी, परंतु सलमा किसी की कहाँ सुनती। उसे तो सजना संवरना बहुत पसंद था। इसीलिए वह सबसे केवल एक ही बात कहती थी कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होता, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जिंदगी बस यूं ही चल रही थी। हर रोज ऐसा ही होता था, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि हम सबकी ही जिंदगी बदल गई। एक रोज न जाने अचानक सलमा को क्या हो गया था। वह चुप चुप रहने लगी थी। वह ना ही किसी से कुछ कहती और ना ही थोड़ा सा भी बात करती थी। बस चुप रहने लगी थी और जहां भी देखती तो बस देखती ही रह जाती। उसकी ऐसी हालत अचानक से देखकर हम सब भी सोच में पड़ गए थे कि सलमा को आखिर क्या हो गया था। वह क्यों चुप चुप रहने लगी है। उसकी यह चिंता सबको सताने लगी थी। उसकी अम्मी उससे पूछती भी कि क्या हुआ, तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल। पर सलमा कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती और वो बस दीवारों को ही देखती रहती। सब सोच में पड़ गए थे कि न जाने क्या हो गया है। हर रोज ऐसे ही चलने लगा था। सलमा का व्यवहार दिन पर दिन और बिगड़ता जा रहा था कि अचानक एक रात सलमा की चीखने की आवाज आई। सब लोग भागकर सलमा के कमरे में गए। वहां जो उन्होंने देखा तो सब लोग दंग रह गए। सलमा की पूरी बॉडी बहुत गर्म पड़ी थी और उसके शरीर पर लाल रंग के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर से उसे पकड़ रखा हो। ये सब देख उसी वक्त घर वालों ने देरी ना करते हुए सलमा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पूरे रास्ते वो यही सोचते रहे कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद दोस्तों, जब डॉक्टर आए तो सब सुनकर हैरान ही रह गए कि सलमा के साथ वो बिल्कुल चौंक गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि ये सब कब और किसने किया। अब सब परेशान हो गए थे। उनके हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई थी। दोस्तों, इसके 2 दिन बाद जब सलमा थोड़ी ठीक हुई तो उसको घर ले जाया गया, परंतु कोई भी खुश नहीं था। सलमा की ऐसी हालत देख सबको दुख हो रहा था और दूसरी तरफ सलमा ने अपने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। वह किसी से भी बात नहीं करती थी। कुछ दिन बाद पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। बदनामी के डर से शायद अली के मामू ने सलमा की शादी करा दी ताकि बदनामी ना हो। कुछ समय तक तो सब सही चलता रहा, परंतु एक दिन उसके पेट में जोर से दर्द होना शुरू हो गया था। उसे तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया और वहां उसकी डिलीवरी हो गई। उसके पास केवल शायद अली की अम्मी ही रहती थी। पर एक दिन जब शायद अली की अम्मी वॉशरूम के लिए गई तो एक आदमी जिसने काली सलवार कमीज पहनी थी वो अस्पताल आया और बाहर पूछने लगा कि सलमा कौन से वार्ड में है। अस्पताल वालों को लगा कि शायद उनका कोई रिश्तेदार होगा जो उनसे मिलने आया है, तो उन्होंने बता दिया कि सलमा कौन से वार्ड में है। जब शायद अली की अम्मी वॉशरूम से वापस बाहर लौटी तो उन्होंने वहां सलमा को नहीं पाया। सब लोग सलमा को यहाँ वहां सब जगह ढूंढने लगे, परंतु सलमा कहीं भी नहीं मिली। सलमा को पूरे शहर में ढूंढा गया, जगह जगह उसके पोस्टर लगाए गए, पर इतना करने के बाद भी सलमा का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि सलमा है कहाँ और वो कैसी होगी।
फिर शहद अली की अम्मी ने घर में कुरान करवाई। एक मौलवी साहब घर पर आए और दुआ करवाई, परंतु जब वह मौलवी जी घर में प्रवेश कर रहे थे तभी समझ गए थे कि इस घर में किसी जिन का साया है। तो वह सबको बताया कि सलमा के साथ जो भी हुआ वह एक जिन का किया धरा है। यह वो जिन था जो सलमा की खूबसूरती की वजह से उसके पीछे पड़ गया था। वही सलमा को अपने साथ ले गया है। यदि आप मुझे पहले इत्तला कर देते तो शायद ये सब ठीक हो सकता था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वह जिन सलमा को अपने साथ ले गया है, जहां से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद हम सब रोने लगे और सलमा को याद करने लगे। कुछ समय बाद शहद अली के मामू ने वह घर तब्दील कर दिया और वह कहीं और जाकर रहने लगे। परंतु आज भी सब लोग यही सोचते हैं कि अगर सलमा ने उनकी बात सुनी होती तो आज वह उनके साथ ही होती। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, क्या होता है जब एक कॉलेज में पढ़ रहा लड़का अचानक गायब हो गया और करीबन एक दिन बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, करीबन 3 महीने पहले की बात थी, जब एक कॉलेज में चल रही फ्रेशर पार्टी के दौरान एक ऐसी घटना बीती जिससे किसी लड़के की जान ही चली गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। दरअसल यह हादसा हमारे ही कॉलेज के एक लड़के के साथ हुआ था। उस समय हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी चल रही थी। मेरा एक दोस्त जिसका नाम रवि था, जो कि कॉलेज से थोड़ी दूरी में ही एक हॉस्टल में रहता था। उस दिन हमें कॉलेज में काफी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रवि के साथ उसके हॉस्टल में उसके साथ ही रुक जाऊं। समय ज्यादा हो जाने के बाद मैं रवि के साथ उसके हॉस्टल जाने लगा। हम लोग बाइक में थे और कॉलेज से निकलते ही कुछ ही दूरी पर एक बस स्टॉप पर अचानक मेरी नजर गई। ध्यान से देखा तो वहां एक लड़की दिखाई पड़ रही थी जिसके हाथ में एक बैग भी था। हम यही सोच रहे थे कि वह इतनी रात यहाँ बस स्टॉप पर क्या कर रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जा रही थी, पर कहां। ये पूछने के लिए हमने बाइक साइड में रोकी और उससे बात करने लगे। उसके पास गए। जैसे ही हमने उस लड़की को देखने के लिए अपना फोन का फ्लैश ऑन किया तो पाया कि लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत थी और अच्छे घर से भी लग रही थी। परंतु हैरानी की बात यह थी कि वह इतनी रात अकेली यहाँ क्या कर रही थी। जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह बस का इंतजार कर रही है। परंतु हम दोनों सोचने लगे कि यहाँ इस समय कोई बस नहीं आएगी। यह बात तो शायद ये लड़की भी जानती होगी कि इतनी रात को यहाँ कोई बस नहीं आती, पर तब भी वह खड़ी थी। इसके बाद हमने उससे कहा कि यहाँ इस समय कोई बस नहीं आएगी, आप यहाँ ऐसे ना खड़े रहें। यह रात का समय है और आपके लिए यह ठीक नहीं। आप चाहो तो हमारे साथ चलो, हमारा हॉस्टल यहीं है। आज की रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह बस आएगी, आप अपने घर चले जाना। लेकिन इस समय आपका यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, हमारी इतनी बात कहने के बाद हैरानी की बात तो यह थी कि वह लड़की एक ही बारी में हमारी बात मान गई और हमारे साथ चलने के लिए तैयार भी हो गई। फिर हमने ज्यादा ना सोचते हुए चलने का फैसला ही कर लिया। पर बाइक में 3 लोग नहीं बैठ सकते थे, तो रवि ने मुझे वहीं छोड़ दिया और कहा तू पैदल आएगा, हॉस्टल बस पास में ही है, मैं तब तक इनको हॉस्टल ले जाता हूँ। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए और बैग मुझे लाने को कह गए। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर फिर मैंने सोचा कोई नहीं, मैं भी चलता हूं। पर यह क्या, मैं उस बैग को उठा रहा था तो वह काफी भारी था। वो मुझसे ठीक तरीके से उठ भी नहीं पा रहा था, पर मैं सोच में पड़ गया था। इतना भारी बैग लिए वह लड़की कैसे इतनी आराम से यहाँ खड़ी थी। मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, पर फिर ज्यादा ना सोचते हुए मैं उस बैग को लेकर हॉस्टल पहुंच गया तो देखा कि रवि अपना रूम बंद करके सो गया है और वह लड़की गेस्ट रूम में सो रही है। मैंने सोचा उसे अभी उठाना ठीक नहीं है, तो मैंने उसका बैग गेस्ट रूम के बाहर ही रख दिया और मैं जाकर दूसरे गेस्ट रूम में सो गया। दोस्तों, इसके बाद सुबह जब मैं उठा तो वह लड़की अपना बैग लेकर वहां से जा चुकी थी। तो मैं उठकर सीधा कॉलेज आ गया। जब रवि कॉलेज आया तो वह मुझसे बोलने लगा कि मुझे बिना बताए तू अकेले क्यों आ गया।
मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझे भी गेस्ट रूम में सोना पड़ा, पर यह सब ना कहकर मैंने उसे उस बैग के बारे में बताना चाहा। पर उस बात को छोड़कर हम सब अपने अपने काम में लग गए और उन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परंतु हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम राज था। जाने कैसे उसके कानों में यह बात चली गई, और जब उसे पता चला कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी तो उसने सोच लिया कि वह उस लड़की से बात करेगा और उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ देगा। राज हमसे सीनियर था, इसीलिए हम उससे कुछ कह नहीं पाए। परंतु दोस्तों, उस दिन से लेकर राज को कॉलेज न आए 4 दिन हो गए हैं। हम उसके दोस्त नहीं थे, पर फिर भी उसे कॉल किया, पर उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। फिर हमने राज के कजन भाई से पूछा कि राज कहाँ है। उसका नाम सोनू था। राज सोनू को सारी बात बताया करता था, लेकिन सोनू ने बताया कि वह कुछ दिनों से गांव में था, कल ही तो यहाँ आया है। उसका फोन खराब है तो सर्विस के लिए दिया है। उसकी रात से कुछ दिनों से बात नहीं हुई है। धीरे धीरे राज के घर से पता करा तो पता चला कि वह कुछ दिनों से घर भी नहीं आया है। राज को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। हमें डर था कि कहीं राज को तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही चैलेंज करके गया था कि वह उस लड़की को पटा लेगा। हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं उस लड़की के चक्कर में कुछ हो तो नहीं गया। राज के घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी और 10 दिन बाद राज का पता चल गया। लेकिन दोस्तों, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी मौत हो चुकी है। परंतु हैरानी की बात तो यह थी कि राज के पूरे शरीर में बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि नाखूनों से बार बार खुरचने के कारण राज की मृत्यु हुई है। दोस्तों, राज की मृत्यु ने सबको चौंका दिया था। राज की बॉडी एक जंगल में मिली थी। जंगल के बीचों बीच एक खंडर था। राज की बॉडी पुलिस को वहीं मिली। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। इसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चला। राज की मौत के कुछ दिनों बाद फिर एक बात सामने आई। सोनू का फोन भी सर्विस से आ गया था और उसमें राज के कुछ मैसेज सेंड की फोटो थी, जिसमें राज ने लिखा था कि उस लड़की ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है भाई, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद पुलिस ने सब लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाया। रवि और मैं बहुत डरे हुए थे। हमने फ्रेशर पार्टी की रात की बात भी पुलिस वालों को बताई। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद उस लड़की की वजह से ही कुछ हुआ होगा। जब पुलिस ने फोटोज देखी तो उसमें बस राज अकेला था। अब सब और चौंक गए थे। हमने पुलिस वालों को बताया कि उसने अपने गांव का नाम हमें बताया था। पुलिस ने उस लड़की का स्केच बनवाया और जगह जगह पूछताछ की। और जब पुलिस वाले उस लड़की के गांव पहुंचे तो यह जानकर सब हैरान हो गए कि वह लड़की गांव के महाजन की बेटी थी और उसे मरे काफी समय हो गया था। दोस्तों, दरअसल कुछ साल पहले उस लड़की को किसी लड़के ने अपने प्यार में फंसा लिया था और उसे वही जंगल के बीचों बीच खंडर में ले जाकर उसका रेप करके उसे मार दिया था। यह वही खंडर था जहां राज की बॉडी मिली थी। लड़की की मौत के बाद उस लड़के का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस केस भी हुआ था, पर उस लड़के का कभी कुछ पता नहीं चल पाया। उस लड़की का नाम नीली था। वह लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। उसे इंसाफ नहीं मिला। उस लड़के के नाम मिलने पर पुलिस वालों ने नीली की हत्या का केस ही बंद कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद से हर रात नीली वही बस स्टॉप पर खड़ी रहती है और जो उसके साथ गलत करने की सोचता है वह उन सबको दर्दनाक मौत देती है। कहा जाता है कि नीली खुद ही खुद को न्याय देती है और आज भी वह कभी कभी उस बस स्टॉप पर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में कई ऐसे वीर थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई की और उनमें जीत भी पाई और उन्हें कहीं जगह कहीं देशों में वीर के नाम से पुकारा जाता है। और आज भी यह कहा जाता है कि जिन कार्यों को करने के पीछे उन वीरों की जान गई है वहां आज भी उनकी आत्माएं घूमती रहती हैं। दरअसल दोस्तों, यह कोई डरावनी कहानी नहीं है,
परंतु एक सत्य घटना है, क्योंकि कहा जाता है कि वह वीर किसी की जान तो नहीं लेते परंतु दिखाई जरूर पड़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी अनुज नाम के लड़के की है जो आसाम के एक छोटे से गांव में रहता है। अनुज को किसी चीज की कोई खबर नहीं थी और लगातार उसे कई दिनों से एक सपना आ रहा था। वह जान नहीं पा रहा था कि वह उसके साथ हो क्या रहा है। उसने अपने सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, बस उसे कुछ परछाई दिखाई देती थी और उसकी आंखें खोलते ही वह गायब हो जाती थी। तो उसने उस वक्त अपना वहम समझा और किसी को कुछ भी नहीं बोला। परंतु एक दिन उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे। वह भी वही बात कर रहे थे कि उनके यहाँ जो शिव मंदिर है वहां कभी कभी रात को कोई सफेद कुर्ता, सर पर पगड़ी और घोड़े पर सवार उस मंदिर पर आता है और फिर मंदिरों के चक्करे काटकर अचानक गायब हो जाता है। दोस्तों, पहले तो अनुज की बातों पर किसी ने कोई यकीन नहीं करा, क्योंकि उसके मन में यही था कि यदि वह भूत या पिशाच है तो वह मंदिर के सामने नहीं रह सकता। वह गांव का ही कोई आदमी ही होगा जिसे लोग भूत समझ बैठे हैं, जिसके डर से लोग रात होते ही घर से बाहर नहीं निकलते। परंतु एक दिन अनुज को वही सपना पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह वही आदमी था जिसकी बात उसके दोस्त कर रहे थे। वही सफेद कुर्ते में, सर पर पगड़ी और घोड़े पर बैठ अनुज को भगा रहा था। उस समय अनुज ने खुद को एक पहाड़ पर पाया। वह बस भागते ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या था। उसके पैरों को वहां की ठंड महसूस हो रही थी कि वह अचानक उसकी नींद खुल गई। वह उठा और बहुत घबरा गया। उसके पूरे शरीर में पसीने ही पसीने थे। वह बिल्कुल सोच में चला गया था कि उसे ऐसा सपना क्यों आया। वह पूरी रात फिर सो नहीं पाया। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह तब भी उठा पड़ा था। उस सपने के बाद वह सो नहीं पाया था। वह जान गया था कि कुछ तो बात है जो वह नहीं जानता। वह सुबह होते ही अपने मामा के घर चला गया। वह बहुत घबराया हुआ था। बातों बातों में उसने सब कुछ अपने मामा को बताया। उसके मामा समझ गए थे कि वह क्या चीज थी, क्योंकि उनको इन बातों की जानकारी थी। तो उन्होंने अनुज को बताया कि वह कोई भूत नहीं था, वह एक वीर योद्धा है जिसका नाम वीर चीताराम है। वह पहले राजा हुआ करता था जो युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, परंतु आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं। अनुज के मामा ने बताया, दरअसल वह शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था जो शिव भगवान की रोज पूजा करता था। वह शिव मंदिर पर इसीलिए आता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि वह भूत पिशाच है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वह तुम्हारे सपने में इसलिए आए क्योंकि तुम जानते थे कि वो कोई भूत पिशाच नहीं है, बल्कि वो कोई और है। और जो सपना तुमने देखा वह तुम्हें भगा नहीं रहा था, बस तुम खुद ही डर के भाग रहे थे। दोस्तों, मामा की ये सब बात सुनने के बाद अनुज को उनकी बातों पर विश्वास हो गया और घर लौटते समय उस दिन शिव मंदिर पर अपना माथा टेक कर गया और उसके बाद उसको फिर वह सपना कभी नहीं आया। माना जाता है कि ऐसी कोई जगह है जहां पर उन वीरों की आत्माएं आज भी आती हैं जिनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा वही है जहां उनका वास हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। मैं आज आपसे उम्मीद करता हूं कि यह कहानियां आपको जरूर पसंद आई होगी। इनमें कुछ नया था, कुछ अलग चीजें जो कि अविश्वसनीय है, मानो या ना मानो, पर कहीं ना कहीं है। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता ही रहूंगा, बस आप यूं ही प्यार देते रहें। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मुझे आपका इंतजार रहेगा। बाय बाय।